ये कहानी है जेट एयरवेज फ्लाइट 555 के उन अंतिम पलों की जब ये प्लेन हजारों फीट की ऊंचाई पर था और अगले चंद मिनटों में इसे तिरुवनंतपुरम के रनवे पर लैंड करना था। लेकिन दिक्कत ये थी कि कॉकपिट के बाहर घना कोहरा था। मौसम इतना खराब था कि ये लैंडिंग असंभव थी। प्लेन में कुल 150 लोग थे और अगले कुछ मिनटों में पायलट्स एक के बाद एक 6 लैंडिंग अटेम्प्ट करते हैं और ये सभी अटेम्प्ट फेल रहते हैं। कैप्टन की नादानी से अब प्लेन में इतना भी फ्यूल नहीं बचा था कि वो किसी दूसरे शहर तक पहुंच सके। यानी अगले ही कुछ पलों में ये प्लेन तिरुवनंतपुरम की मेन सिटी में क्रैश करने वाला था और इन 150 लोगों को बचाने वाला कोई नहीं था। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, अंत में इस कहानी में भी एक डरावना लेकिन रोचक ट्विस्ट आता है। ये कहानी है जेट एयरवेज फ्लाइट 555 की। क्या थी कप्तान की वो नादानी और क्या ये प्लेन कभी लैंड कर पाया? स्वागत है आपका साइन पर। इस कहानी की शुरुआत होती है 17 अगस्त 2015 से। दोहा के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जेट एयरवेज की फ्लाइट 555 उड़ान भर केरल के कोची शहर में लैंड करने वाली थी। इस फ्लाइट में लगभग 142 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स थे। यात्रा के लिए जो प्लेन था वो था बोइंग 737-800, जिसे पावर दे रहे थे दो GE CFM56 टर्बोफैंस इंजन, जो हर 10 मिनट में लगभग 500 किलो फ्यूल बर्न करते हैं। 4 घंटे लंबी इस फ्लाइट के लिए कॉकपिट में 2 पायलट मौजूद थे। 40 वर्षीय कैप्टन इन कमांड को लगभग 6700 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिसमें से 6300 घंटे उन्होंने बोइंग 737 में ही बिताए थे और 25 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर को लगभग 1500 घंटे का उड़ान अनुभव था। दोनों पायलट्स के बीच उम्र और अनुभव का काफी अंतर था और आगे चलकर ये इस फ्लाइट के लिए घातक साबित होने वाला था। टेक ऑफ से पहले प्लेन में कुल 16100 किलो फ्यूल भरा गया, जो कि 6 घंटे 13 मिनट की उड़ान के लिए पर्याप्त था। लोकल टाइम के हिसाब से रात के तकरीबन 10:30 बजे ये प्लेन टेक ऑफ करता है। भारत में इस वक्त रात के तकरीबन 2 बज रहे थे, इसलिए अधिकतर पैसेंजर्स सो रहे थे। टेक ऑफ से पहले पायलट्स को कोची एयरपोर्ट से एक वेदर रिपोर्ट मिलती है, जो कि लगभग 10 घंटे पुरानी थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोची रनवे पर 4000 मीटर की विजिबिलिटी थी और 1500 फीट की ऊंचाई पर हल्के बादल थे। हालांकि 10 घंटे पुरानी ये वेदर रिपोर्ट आउटडेटेड थी, क्योंकि कोची भारत के वेस्टर्न घाट पर मौजूद है, इसलिए यहाँ का वेदर हर वक्त बदलता रहता है और इतने घंटों में तो मौसम न जाने कितनी बार बदला होगा। वेस्टर्न घाट के इसी वेदर के कारण इस फ्लाइट के लिए 2 बैकअप एयरपोर्ट भी थे। पहली चॉइस थी बेंगलुरु और दूसरा था कोयम्बटूर। यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि वेस्टर्न घाट पर कोची के अलावा 2 और एयरपोर्ट भी हैं, कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम। इमरजेंसी के टाइम पायलट्स इन दोनों को भी कंसिडर कर सकते थे। अब अगले लगभग 3.5 घंटों तक फ्लाई करने के बाद ये प्लेन कोची के नजदीक था। भारतीय समय अनुसार सुबह के तकरीबन 5:20 पर पायलट्स कोची ATC से लैंडिंग के लिए क्लियरेंस मांगते हैं। इस वक्त प्लेन के फ्यूल टैंक में लगभग 4844 किलो फ्यूल था और अगर मौसम की बात की जाए तो कॉकपिट के बाहर कोहरा था और लगभग 3000 मीटर की विजिबिलिटी थी। ATC से क्लियरेंस मिलने के बाद पायलट्स एयरपोर्ट के रनवे 27 पर अपनी पहली लैंडिंग अटेम्प्ट करते हैं। इस रनवे के लिए मिनिमम 650 मीटर की विजिबिलिटी और 320 फीट का डिसीजन एल्टीट्यूड जरूरी था। यानी अगर 320 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंचकर भी पायलट्स को रनवे दिखाई नहीं देता है तो उन्हें सेकंड अटेम्प्ट के लिए जाना होगा। पहले अटेम्प्ट में पायलट्स के साथ यही होता है। 256 फीट की ऊंचाई तक पहुंचकर भी उन्हें रनवे दिखाई नहीं दिया, इसलिए सुबह के तकरीबन 5:28 पर वे दूसरे अटेम्प्ट के लिए गो अराउंड करते हैं। इस वक्त प्लेन में लगभग 4699 किलो फ्यूल था और अगर इस अटेम्प्ट में भी वे लोग लैंड नहीं कर पाते हैं तो उन्हें बैकअप एयरपोर्ट यानी बेंगलुरु की तरफ निकल जाना था। कोची से बेंगलुरु जाने के लिए प्लेन में 3306 किलो फ्यूल होना जरूरी था। ठीक इसी समय फ्लाइट 555 के अलावा इस रनवे पर 2 एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन भी लैंडिंग अटेम्प्ट करते हैं, जिनमें से एक लैंड करने में सक्सेसफुल रहा और दूसरा अभी भी हवा में था। इन दोनों प्लेन के पायलट से मिली इंफॉर्मेशन ATC फ्लाइट 555 के साथ शेयर करती हैं, जिसके बाद ये लोग दूसरी बार प्रयास करते हैं, पर पहले अटेम्प्ट की तरह ये अटेम्प्ट भी फेल ही रहा। इस फेलियर के बाद भी फ्यूल टैंक में अब भी 3919 किलो फ्यूल बचा था।
लेकिन याद रखिए इन लोगों को बेंगलुरु तक पहुंचने के लिए 3,306 किलो फ्यूल की जरूरत थी और अगर ये तीसरे अटेम्प्ट के लिए जाते तो इसमें 800 किलो से भी ज्यादा फ्यूल खर्च हो जाता और पीछे बचता 3100 किलो फ्यूल। यानी थर्ड अटेम्प्ट के बाद अब ये लोग बेंगलुरु तक नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए अब कायदे से कॉकपिट में मौजूद दोनों पायलट्स को मिलकर यह फैसला करना था कि उन्हें तीसरा अटेम्प्ट करना है या नहीं। लेकिन इस फ्लाइट से जुड़ा हर फैसला कैप्टन खुद ही कर रहे थे। कैप्टन ने को पायलट से सलाह मशविरा करना जरूरी नहीं समझा। उनके दिमाग में बेंगलुरु के साथ साथ कोयम्बटूर और तिरुवनंतपुरम का विकल्प भी था, क्योंकि अगर वे लोग बेंगलुरु की बजाय नजदीकी शहर तिरुवनंतपुरम की तरफ जाते तो उन्हें कोची में 2 और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने का टाइम मिलता। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वे इसी एयरपोर्ट पर तीसरा अटेम्प्ट भी करेंगे और अब उनका बैकअप बेंगलुरु नहीं बल्कि तिरुवनंतपुरम होगा। इसी दौरान एक कुवैत प्लेन भी लैंड करने की कोशिश करता है। उसके पायलट्स द्वारा बताई गई इंफॉर्मेशन ATC फ्लाइट 555 को शेयर करती हैं, जिसके मुताबिक अब रनवे 27 की विजिबिलिटी घटकर सिर्फ 1500 मीटर रह गई थी और सबसे निचले बादल 400 फीट पर थे। यानी मौसम पहले से और ज्यादा खराब हो चुका था। इस मौसम में कोई भी प्लेन लैंड नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी 30 मिनट तक होल्ड करने के बाद पायलट्स एक और अटेम्प्ट करते हैं, पर पहले 2 अटेम्प्ट की तरह ये भी नाकाम ही रहा। अब फ्यूल टैंक में सिर्फ 2644 किलो फ्यूल बाकी था और तिरुवनंतपुरम तक जाने के लिए 2614 किलो फ्यूल की जरूरत थी। इसलिए इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये सीधे तिरुवनंतपुरम की तरफ निकल जाते हैं। हालांकि इस दौरान कोयम्बटूर इनके काफी नजदीक था, पर न जाने क्यों कैप्टन ने इसे एक ऑप्शन कंसीडर नहीं किया। सुबह के तकरीबन 6:30 बजे ये लोग तिरुवनंतपुरम पहुंच जाते हैं और यहां पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि इस वक्त तक तिरुवनंतपुरम का मौसम भी काफी खराब हो चुका था और कोची की तरह यहाँ की दृश्यता भी सिर्फ 1500 मीटर रह गई थी। मदद के लिए पायलट्स ATC से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन ATC से बातचीत के दौरान इन लोगों के सामने एक और समस्या आ खड़ी होती है। दरअसल तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए सिर्फ सिंगल रनवे 1432 ही था और इसके भी ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का मेंटेनेंस चल रहा था। जब किसी एयरपोर्ट पर मौसम खराब होता है तो रनवे पर लगा ILS प्लेन के कॉकपिट में लगे इंस्ट्रूमेंट्स को नेविगेट करता है, जिससे पायलट्स कम से कम 800 मीटर की विजिबिलिटी और 200 फीट की क्लाउड सीलिंग पर भी लैंड कर सकते हैं। यानी ILS उन एयरपोर्ट्स पर बेहद ही जरूरी हो जाता है जहां पर रनवे की विजिबिलिटी बहुत कम होती है और पायलट्स को रनवे समझ में नहीं आता। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की भी यही हालत थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि अब पायलट्स के पास ILS के साथ लैंड करने का ऑप्शन नहीं बचा था। अब इस तरह की परिस्थिति में इन लोगों के पास सिर्फ VOR अप्रोच से ही लैंडिंग का ऑप्शन था। इस अप्रोच में ग्राउंड से आने वाले रेडियो सिग्नल एयरक्राफ्ट को नेविगेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि VOR अप्रोच इतनी सटीक नहीं होती। VOR के लिए कम से कम 2100 मीटर की विजिबिलिटी और 650 फीट का डिसीजन एल्टीट्यूड जरूरी था, लेकिन तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की विजिबिलिटी सिर्फ 1500 मीटर थी। इसलिए पायलट्स के लिए ये अप्रोच भी बेहद ही खतरनाक थी। एक तो इतने खराब मौसम में ILS सिस्टम की नाकामी और फिर VOR अप्रोच पायलट्स के लिए ठीक वैसे ही था जैसे सर मुंडवाते ही ओले पड़े। अब इस तरह की परिस्थितियों में पायलट्स के पास बहुत कम विकल्प बचते हैं और ऐसा ही एक विकल्प होता है रनवे पर जलने वाली लाइट्स। दरअसल जब कॉकपिट के बाहर मौसम पायलट के हिसाब से ठीक ना हो और उन्हें लैंडिंग करने में दिक्कत हो रही होती है तो वो दूर रनवे के दोनों तरफ पट्टी पर लगी हुई लाइट्स को देखते हैं और फिर उस हिसाब से रनवे का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। ये अंदाजा इतना एग्जैक्ट तो नहीं होता, लेकिन फिर भी इससे पायलट्स को थोड़ी बहुत मदद तो हो ही जाती है। फ्लाइट 555 के पायलट्स ने भी तिरुवनंतपुरम रनवे की लाइट्स को देखा और लैंडिंग के लिए आगे बढ़ गए, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वे लोग लैंड करने के लिए जरूरत से ज्यादा ऊंचाई पर थे। इसलिए अपनी ऊंचाई कम करने के लिए वे एक 360 डिग्री टर्न लेते हैं और लैंडिंग के लिए चौथे अटेम्प्ट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। पर कैलकुलेशन में गलती के कारण ये अटेम्प्ट भी फेल रहा और अब इस फ्लाइट के लिए मुश्किलें हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। इन लोगों को आज के दिन का 5वां अटेम्प्ट करना था और प्लेन के फ्यूल टैंक से लगातार फ्यूल खत्म हो रहा था। सुबह के तकरीबन 6:45 पर पायलट्स 5वें अटेम्प्ट के लिए जाते हैं और इस वक्त तक प्लेन में सिर्फ 1324 किलो फ्यूल ही बचा था। इसलिए पायलट्स ने इसे एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया
इस तरह की इमरजेंसी कंडीशंस में अब वो जो चाहते थे वो कर सकते थे। इसके लिए उन्हें एटीसी से या किसी और से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पहुंचकर अब ये कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। पायलट्स एटीसी से विजुअल लैंडिंग के लिए पूछते हैं, जो कि काफी खतरनाक था क्योंकि इस वक्त तक इस प्लेन ने जितने भी लैंडिंग अटेम्प्ट किए थे वे सभी इंस्ट्रूमेंटल थे, यानी हर अटेम्प्ट के दौरान पायलट्स ने इंस्ट्रूमेंट्स की मदद ली थी। पर अब जब कॉकपिट के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तब पायलट्स बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के सिर्फ रनवे को देखकर लैंड करना चाहते थे। पायलट्स का यह फैसला थोड़ा सनकी और जानलेवा था, पर यह अब उनकी मजबूरी बन चुका था क्योंकि अगले कुछ अटेम्प्ट्स में प्लेन का फ्यूल पूरी तरह खत्म होने वाला था और अगर वे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग की बजाय विजुअल लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ते तो वे अपना अगला अटेम्प्ट जल्दी और कम दूरी के साथ खत्म कर सकते थे। यह उनका 5वां अटेम्प्ट था। एटीसी से क्लियर कर देती हैं। अब प्लेन एक राइट टर्न लेता है और लगभग 1000 फीट के एल्टीट्यूड पर स्टेबल होकर 2 और राइट टर्न लेकर रनवे की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही पायलट्स रनवे के करीब पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि वे एक बार फिर जरूरत से ज्यादा ऊंचाई पर थे, इसलिए इन लोगों का 5वां अटेम्प्ट भी फेल रहा। इस अटेम्प्ट के बाद फ्यूल टैंक में सिर्फ 900 किलो फ्यूल बाकी रह गया था, जिससे वे लोग सिर्फ 15 मिनट और उड़ सकते थे। यानी अगर पायलट्स का छठा प्रयास भी फेल हो जाता तो प्लेन में बैठे 150 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के बचने की संभावना अत्यंत निम्न रह जाती। पायलट 6th अटेम्प्ट के लिए जाते हैं और इस बार वे पिछले अटेम्प्ट के मुकाबले काफी कम हाइट पर थे, पर जैसे ही वे रनवे के करीब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि इस बार वे जरूरत से बहुत ज्यादा नीचे थे और प्लेन भी रनवे के सेंटर में नहीं बल्कि राइट साइड में था। यानी पहले तो उन्हें अपनी हाइट बढ़ानी थी और फिर प्लेन को रनवे के सेंटर में करना था। पायलट्स ने ठीक ऐसा ही किया। उन्होंने प्लेन को मैनुअली लेफ्ट की तरफ मोड़ा, पर शायद उनका दिन कुछ ज्यादा ही खराब था। छठा अटेम्प्ट भी फेल रहा। इस फेलियर के बाद अब बारी थी 7वें और आखिरी अटेम्प्ट की। अगर ये लोग इस बार भी फेल हो गए तो उनके बचने की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाती, क्योंकि अब इन लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट का फ्यूल बचा था और इतने कम फ्यूल में ये लोग 7th अटेम्प्ट के लिए एक पूरा चक्कर भी नहीं लगा सकते थे। फ्यूल की कमी के कारण 7वें अटेम्प्ट के लिए इन्होंने एक 160 डिग्री टर्न लिया और एटीसी से अपोजिट रनवे 32 पर लैंड करने के लिए क्लियरेंस मांगी। एटीसी की तरफ से क्लियर होने के बाद पायलट्स अपना एल्टीट्यूड घटाते हैं और अब वे रनवे से सिर्फ 50 फीट ऊपर थे। पायलट्स को रनवे दिखाई देने लगा और सुबह के 7:10 पर 6 नाकाम कोशिशों के बाद अब 7वीं कोशिश में जेट एयरवेज फ्लाइट 9W555 लैंड कर जाती हैं। लैंडिंग के वक्त इन लोगों के पास सिर्फ 349 किलो फ्यूल बाकी था, जिससे वो केवल 5 मिनट और उड़ सकते थे और अगर अगले 5 मिनट में वे लैंड नहीं करते तो फ्लाइट 555 तिरुवनंतपुरम की मेन सिटी में क्रैश कर जाती। इस हादसे के पीछे मोटे मोटे कारण कप्तान के मन मर्जी वाले फैसले थे, लेकिन इस फ्लाइट के साथ ये सब होने का मुख्य कारण क्या था, इसमें किसकी गलती थी और इसे लेकर क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, इसे लेकर कभी कोई रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। इस इंसिडेंट पर बॉलीवुड में रनवे 34 नाम की एक मूवी भी बन चुकी है।